अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है स्टूडेंट सेंटर के ऑनलाइन सीटेड सेशंस में। मैं हूं अजीम अहमद खान परभनी से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज इंशाल्लाह कल जो टॉपिक हमने पेडागोगी के सीडीपी के अंदर डिस्कस किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। कोई बताएगा कल कौन कौन से टॉपिक हमने देखे थे? एनीवन प्लीज टू रिवाइज इन शॉर्ट से टॉपिक बताइए। लैंग्वेज एंड थॉट, स्टेज ऑफ जी, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज, थॉट हमने चैप्टर देखे थे। स्टेज जी ऑफ स्पीच, पाइजेट की थ्योरी, वेगोतोस्की, स्किनर, नॉम चॉम्स्की, हाँ नॉम चॉम्स्की और जी लास्ट वही था ठीक है जेंडर स्टेरियोटाइप, वहां पर अपने खत्म हो गई थी। जी। वो जितने भी टॉपिक्स हैं उन तमाम के ऊपर सवालात प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आज नया चैप्टर है इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये आज के चैप्टर का नाम है। ये तमाम ही सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं शुरुआत में भी कल भी कहा आप लोगों से कि हम पहले उन चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो दीगर सब्जेक्ट में भी कॉमन पेडोलॉजिकल इश्यूज रखते हैं, पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कम वक्त है, कम वक्त में वही चीजें हमको डिस्कस करना है जो पेपर में पूछी जाती है और जिन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं दीगर मज़ामीन के साथ भी। तो इंशाल्लाह चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैप्टर का नाम है, जो सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर एक एक से हम टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबक के नाम से ही आप पहचान चुके होंगे कि सबक का नाम है चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, यानी उर्दू में कहते हैं इसे तिफल मरकूज। उर्दू में कहते हैं तिफल मरकूज। ठीक है, तो यहाँ पर तिफल मरकूज के अंदर वो तमाम तर चीजें डिस्कस करना है जो पेडोलॉजिकल इश्यूज हैं। खास तौर पे बच्चे की तारीफ बयान की गई, चिल्ड्रंस कैसे होते हैं खास तौर पे। तो सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब करते चलूंगा, आप उन पॉइंट्स को समझिए भी और हेडिंग्स या सिनॉप्सिस उसके लिखते चले। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि चिल्ड्रंस कैसे होते हैं, कोई भी चाइल्ड या चिल्ड्रन कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप याद रखिए कि चाइल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बच्चे क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस, ठीक है, उर्दू में कहते हैं तजस्सुस रखने वाले। ठीक है, किसी भी चीज की मालूमात हासिल करने के लिए फितरी तौर पर नेचुरली ऑल चिल्ड्रंस आर क्यूरियस। हर बच्चा फितरी तौर पे अपने अंदर तजस्सुस रखता है। ठीक है, सेकंड थिंग है हर बच्चा पैदाइशी तौर पर फितरी तौर पर नेचुरली क्रिएटिव होता है। बिकॉज वो नहीं जानता कि कौन सी चीजें क्या है और कौन सी चीजें उसके करना है, कौन सी चीजें नहीं करना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है। कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है यानी कि वो क्या करता है,
कुछ नया करने की कोशिश करता है, उसे हम कहेंगे क्रिएटिविटी। उर्दू में कहते हैं तख्लीकियत। अगर कोई चीज आपके मालूमात में है और आप यहाँ बताने की जरूरत समझते हैं तो आप बिल्कुल अपने माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं, ताकि ये सेशन वन वे ना हो, सभी को इसमें बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर कोई और पॉइंट इसके अंदर फायदेमंद है तो वो भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जो कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये इननेट एबिलिटीज हैं, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और ये तमाम तर चीजें क्या है, इननेट एबिलिटी। इननेट एबिलिटी हमने कल देखे हैं, जो खुदादात सलाहियतें हैं जो फितरी तौर पे अल्लाह ताला ने हर बच्चों के अंदर दी है, हम उसे क्या कहते हैं, इननेट एबिलिटी। और जबान के ताल्लुक से भी हमने इननेट एबिलिटी पढ़े थे कल, बताइए क्या पढ़े थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, इननेट बताइए। कल इननेट एबिलिटी आपको कहाँ पढ़ने को मिला था, बताइए फौरी प्लीज। LAD पढ़े थे, UG पढ़े थे उसके लिए। जी, किसने बताया था, किसके कौन से माहिर नफ्सियात की? नॉम चॉम्स्की का था जी, LAD उसने UG। LAD का तस्वुर बताया था, जिसमें उसने कहा था कि हर बच्चे में इननेट एबिलिटी है और वो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो बच्चे को लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल है, मदद करता है। ठीक है, तो ये चीजें भी बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, ये भी इननेट एबिलिटी के अंदर शामिल है। ठीक है, अब हम एज ए टीचर क्या करते हैं, वी नीड टू शिफ्ट अवर अटेंशन फ्रॉम टीचर सेंटर टू क्लासरूम टू चिल्ड्रन सेंटर। अब तक कैसा था कि टीचर सेंटर क्लासरूम हुआ करते थे, अब तक यानी कि माजी में जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन पॉलिसीज थे, वो टीचर एजुकेशन या टीचर ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाई जाती थी कि टीचर्स को कैसा पढ़ाना है, टीचर्स ने क्या करना है, टीचर के लिए क्या पॉलिसी होगी, ये तमाम टीचर को सेंटर में रखकर पॉलिसीज बनाई जाती थी। ठीक है, और उसी के मुताबिक पूरा तालीमी निज़ाम बनाया जाता था। लेकिन अब पूरा जो नया मॉडर्न एरा है, जो नई तालीमी पॉलिसीज हैं, जो नए पेडोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, अब उन्होंने एजुकेशन का पूरा जो रुख है वो मोड़कर टीचर सेंटर से निकालकर स्टूडेंट सेंटर कर दिया है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपको टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर से मुतालिक पेडोलॉजी में, उर्दू जबान में भी, इंग्लिश में भी, मराठी में भी, हिंदी में भी और CDP में भी सवाल आपको चाइल्ड सेंटर के तौर पे पूछे जाएंगे। तो उसमें सिर्फ कंसेप्ट समझ में, अगर CDP के अंदर ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि चाइल्ड सेंटर क्या है, तो आप हर मजमून के सवाल के आंसर दे सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहली चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि पहले जमाने में या ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी वो जो थी टीचर सेंटर थी, अब कैसे हो गई है, चाइल्ड सेंटर हो चुकी है। ठीक है, तो दोनों भी चीजें हमको देखना है कि पहले टीचर सेंटर क्लासरूम किन चीजों के ऊपर फोकस करते थे, जो टीचर सेंटर क्लासरूम थे तो वो किन चीजों के ऊपर फोकस करते थे, फिर चाइल्ड सेंटर जो क्लासरूम है वो किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक, आइए पहले देखते हैं टीचर सेंटर क्लासरूम फोकस किस चीज के ऊपर फोकस करते थे। नंबर 1, टीचर इज द सेंटर ऑफ द नॉलेज एंड ही लीड्स द क्लास टोटली। यहाँ पे नॉलेज का सेंटर कौन है, टीचर है। ठीक है, साथ ही साथ पूरी क्लास को लीड करने वाला कौन है, टीचर है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पेडोलॉजी के क्वेश्चंस इन्हीं चीज छोटी छोटी बातों पर पूछे जाते हैं, बहुत आसान से लगते हैं लेकिन जवाब हमारे गलत आ जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें आप इसको जहन में रखिए कि टीचर सेंटर के अंदर नॉलेज का सेंटर कौन था या नॉलेज का किसके ऊपर फोकस था। तो टीचर सेंटर क्लासरूम के अंदर नॉलेज का जो फोकस है, पूरा एम्फेसाइज है, वो टीचर के ऊपर था। साथ ही साथ क्लास को लीड कौन करता है, तो टीचर सेंटर के अंदर क्लास को लीड कौन करेगा, टीचर ही करेगा। नेक्स्ट है, इन टीचर सेंटर क्लासरूम स्टूडेंट्स आर viewed एज एम्प्टी वेसल्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं टीचर सेंटर क्लासरूम में, स्टूडेंट को एम्प्टी वेसल समझा जाता था। ठीक है, एम्प्टी वेसल यानी कोई बताइए फौरी, खाली बर्तन, आम जुबान में जी, खाली बर्तन। या फिर आपने सुना होगा डीएड की किताबों में या तालीमी हलकों में, बच्चा जो है कोरे कागज की मानिंद होते हैं, है ना, इस तरह के अल्फाज आपने सुनने को मिले होंगे।
तो ये जो तस्वुरात है वो टीचर सेंटर निज़ाम तालीम के है, टीचर सेंटर क्लासरूम के कंसेप्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्टी वेसल को कौन फिल करता है? टीचर करता है। ये टीचर सेंटर क्लासरूम के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। अब देखना है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब ये जो नया चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है तो वो किन चीजों के ऊपर फोकस करता है, किन चीजों के ऊपर हमारे रहनुमाई करता है? तो साफ बात है, पहले वहां पर टीचर्स जो है नॉलेज का सेंटर होता था, यहाँ पर कौन होगा नॉलेज का सेंटर? बच्चा, चाइल्ड होगा, ठीक है, स्टूडेंट होगा। नेक्स्ट है वहां पर टीचर के ऊपर ही पूरी पॉलिसीज बनती थी, पूरा फोकस होता था टीचर की लाइफ के ऊपर, टीचर कैसे पढ़ाएगा, हर चीज और हर एंगल से टीचर फोकस होता था। अब यहाँ पर चाइल्ड सेंटर के एजुकेशन के अंदर चाइल्ड करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस के चाइल्ड करंट लाइफ और एक्सपीरियंस, तलबा की मौजूदा जिंदगी और उसे दिए जाने वाले तजुर्बात के बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है, कि तलबा को उनकी मौजूदा जिंदगी क्या चल रही है, वो किस माहौल से आ रहे हैं, वो किस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, और उन्हें कौन से एक्सपीरियंस देना है, और उन एक्सपीरियंस के जरिए बच्चों में कौन सी इक़दार, बच्चों के अंदर कौन सी क्वालिटीज हमको डेवलप करना है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर इन चीजों के ऊपर फोकस दिया जाता है। नेक्स्ट है पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। वहां पे टीचर एजुकेशन के सेंटर में था, यहाँ पर बच्चा एजुकेशन सिस्टम के सेंटर में है। ये दोनों चीजें। सपोर्ट द चॉइस ऑफ चाइल्ड, वहां पर टीचर सेंटर के अंदर टीचर की चॉइस देखी जाती थी, टीचर की हर चीज को देखा जाता था, यहाँ पर बच्चों की चॉइस को देखा जाता है, चाइल्ड चॉइस। अब यहाँ पर बच्चों की चॉइस यानी कि बच्चा क्या चाहता है, कौन सा खेल खेलना चाहता है, कौन सी महारत हासिल करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, यहाँ पर बच्चों की चॉइस चलेगी। और क्या चीजें हैं? अपॉर्चुनिटीज, वहां पे टीचर को अपॉर्चुनिटीज थी अपने दिल की चीजें करने के लिए, यहाँ पर चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज होंगी कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ द चाइल्ड हैज इंडिविजुअल आइडेंटिटी गो फॉर द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। टीचर सेंटर एजुकेशन के अंदर पूरे जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो टीचर के जरिए बच्चों को, सभी बच्चों को जाते थे, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर ऐसा नहीं है, हर बच्चे को इंडिविजुअल आइडेंटिटी का इख्तियार है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हर बच्चे को इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इनफरादी शनाख्त, कि हर बच्चा अपनी सिफत के मुताबिक, अपनी क्वालिटीज के मुताबिक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर एजुकेशन हासिल कर सकता है, ठीक है। ये दो चीजें छोटी छोटी हैं, चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर, लेकिन हमको देखना जरूरी था। दोनों चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है? अथर सर कुछ कहना चाहते हैं आप? चलिए, नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्वालिटीज क्या है, इसके ऊपर भी सीडीपी के अंदर काफी सवाल पूछे जाते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या 3 अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, एक कैरेक्टरिस्टिक देगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, और पूछेगा कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं, या कौन सी नहीं है या कौन सी है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्रेसिव स्कूल है या प्रोग्रेसिव स्कूल के अंदर जहां कहीं पर भी आपको ये पूछा जाता है कि वो एजुकेशन के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो किन बुनियादों पर होगा? नंबर 1, उसी स्कूल को, उसी एजुकेशन सिस्टम को प्रोग्रेसिव स्कूल या प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम कहा जाएगा अगर वहां पर लर्निंग बाय डूइंग हो। लर्निंग बाय डूइंग हो यानी क्या? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स
ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है? इससे यही मुराद है कि वो स्कूल, वो एजुकेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव सिस्टम कहाँ जाएगा जहां पर बच्चों को जिंदगी से मरबूत तजुर्बात फराहम किए जाते हैं, जिंदगी से मुतालिक तजुर्बात फराहम किए जाते हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। समझ रहे हैं आप सभी? कोई Yes, sir. रिप्लाई मिले तो मुझे लगेगा कि सब सुन रहे हैं। जी सर। जी सर। जी, नेक्स्ट है, और कौन सी क्वालिटीज हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर किसी स्कूल में बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स ली जा रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस किया जा रहा है, उनको जो है खास तौर पे ऐसा एजुकेशन फराहम किया जा रहा है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज बच्चों के अंदर पैदा हो रही है, दैट स्कूल विल बी कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग। अगर कोई स्कूल ऐसा है जहां पर बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है, दैट मीन्स दैट स्कूल इज नॉट प्रोग्रेसिव स्कूल। ठीक है, बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये तमाम तर क्वालिटीज बच्चों के अंदर पैदा होना एक प्रोग्रेसिव स्कूल के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल, समाजी महारतें। समाजी महारतें या सोशल स्किल किसे कहते हैं? सोशल वैल्यूज, जिसमें हम कहेंगे कि टॉलरेंस है, एक दूसरे के अंदर मसावात है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के राइट्स एंड ड्यूटीज को समझना है। तो इन चीजों को हम कहेंगे सोशल स्किल्स, जिसमें समाज में एडजस्ट होने की जो एबिलिटी है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अंदर भी आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए कि सोशलाइजेशन की डेफिनेशन के ऊपर भी एक सवाल सीडीपी के अंदर आया हुआ है कि सोशलाइजेशन किसे कहते हैं। तो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन भी आप याद रखिए कि सोशलाइजेशन उसे कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में उसके नॉर्म्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके लॉज के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज सोशलाइजेशन। ठीक, और एक खास बात है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की है, वो है डी एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक। कि वो स्कूल प्रोग्रेसिव स्कूल है जहां पर पूरा के पूरा दारोमदार, पूरा के पूरा डिपेंडेंसी टेक्स्ट बुक पर नहीं होती है, बल्कि किस चीज पर होती है? लर्निंग बाय डूइंग पर होती है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होती है, लर्निंग बाय क्रिटिकल थिंकिंग पर होती है, लर्निंग बाय इनोवेटिव आइडियाज होती हैं, सोशल स्किल्स होते हैं। ये तमाम तर क्वालिटीज एक प्रोग्रेसिव स्कूल की मानी जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रोग्रेसिव स्कूल की या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तमाम तर क्वालिटीज आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी Yes, sir. क्वालिटीज पेपर के अंदर आपको आ सकती है ऑप्शन में, तो वो तमाम क्वालिटीज को आप कंसीडर कीजिए जिसमें बच्चों को कुछ सीखने को मिल रहा है, बच्चों के अंदर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के जरिए बच्चे सीख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अल्फाज इसके अंदर फेर बदल करके पूछे जाएं, लेकिन हमको कंसेप्ट समझा हुआ होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव स्कूल या प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। ठीक है, वहां पर सिर्फ और एक Yes, चीज sir. इसके अंदर शामिल कर सकते हैं आप कि वहां पर रोट लर्निंग नहीं होती। ठीक है, रोट लर्निंग नहीं होती कि रट्टी पोपट जिससे हम बच्चों कहते हैं कि कोई नॉलेज देने के लिए बच्चों को रोट लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के सिंबल नहीं है। ठीक, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लर्निंग के अंदर शामिल है। इसके बाद हमको एक एक से देखना है, खास तौर पे जिस चैप्टर का नाम ही हमारे चाइल्ड सेंटर्ड है, तो उन तमाम माहिर नफ्सियात के बारे में हमको पढ़ना है जिन्होंने चाइल्ड सेंटर के बारे में अपने जो नजरियात हैं या अपने व्यूज रखे हैं, उन तमाम लोगों के बारे में हमको देखना है। जिस तरह हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर भी हमने मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट की व्यूज देखे थे, अब यहाँ पर भी चिल्ड्रन के लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट की क्या राय है वो हमको एक एक से देखना है। ठीक है, Okay. तो Okay, सबसे sir. पहले आते हैं, सब लिख रहे हैं ना दोस्तों? जी सर। जी, तो सबसे पहले देखना है जॉन डेवी। जी, किसी का माइक चालू है? अथर सर शायद।
जब आपको जरूरत हो सर तब ऑन कीजिए। जॉन डेवी है, जॉन डेवी के मुतालिक आपने बहुत सारे चीजें पढ़ी होगी टीटी के अंदर भी और सीटेट के अंदर भी, लेकिन हम यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जॉन डेवी की क्या चीजें हैं वो हमको देखना है। सबसे पहले आपको जॉन डेवी के बारे में जो कीवर्ड्स है वो याद रखना है, ठीक है। तो जॉन डेवी को किस चीज से याद रख, अभी ऑफलाइन वाली जो क्लास हुई थी पिछले वीक में, तो हमने इन चीजों को डिस्कस किए हैं, जिसमें क्लास में भी वो बच्चे मौजूद हैं। तो सबसे पहले जॉन डेवी के लिए जो कीवर्ड्स हैं उसको आप याद रखिए। जॉन डेवी फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाते हैं, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, जैसे बहुत सारे सवाल सीडीपी के अंदर आते हैं जिसमें जॉन डेवी आएगा, रोसो आएगा, प्रोबेल आएगा, तो उसमें फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जहां कहीं भी हो तो आप जॉन डेवी को टिक करेंगे, ठीक है। अथर सर आपका स्पीकर म्यूट कीजिए। माइक सर, हाँ। अथर सर जी। हाँ सर, एक ठीक। और किस लिए मशहूर थे, कोई बताएगा? जॉन डेवी मेन प्रिंसिपल क्या था जॉन डेवी का? शायद लर्निंग बाय किसी को डूइंग याद का। हो जो हमने ऑफलाइन। जी वेरी गुड, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डेवी का मेन प्रिंसिपल था, उसका मेन सिद्धांत हिंदी में, ठीक है। तो ये जो लर्निंग बाय डूइंग है, ये जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को प्रमोट करने के लिए जॉन डेवी ने शिकागो में एक स्कूल बनाया। कहां पर बनाया? शिकागो में। कब बनाया? 1894 में, ठीक है। इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। याद रखिए कि जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग इस प्रिंसिपल को प्रमोट करने के लिए शिकागो में एक स्कूल लैब बनाया। स्कूल के साथ लैब भी है, स्कूल लैब उसका नाम है, ठीक है। स्कूल लैब बनाया 1894 में। ये बेसिक बुनियादी बातें हैं। उसके बाद और जॉन डेवी ने किस चीज को एम्फेसाइज किया? साथ ही साथ लर्निंग बाय डूइंग को किया, एक्सपीरियंस को किया, रियल लाइफ को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए उससे उसके ऊपर भी एम्फेसाइज किया। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक स्कूल के अंदर डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए भी कोशिश की। डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर बताइए कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्लासरूम में डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप से क्या मुराद है, कोई बताएं? आप क्या समझते हैं डेमोक्रेटिक क्लासरूम? जमहूरी तर्ज पर मबनी कमरे जमात, उर्दू में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, मराठी में भी आएगा। बताइए कोई प्लीज। हर स्टूडेंट को आजादी से पढ़ने की सहूलत मिले। जी और बताएं फास्ट। देखिए अगर आप बोलेंगे तो आपके जहन की चीजें सामने आएंगी जो आपकी सीडीपी की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेगी। मिलजुल कर ग्रुप वर्क। जी सोशल वेरी गुड। वर्क और सोशल आलमगीर वर्क तरीके से बच्चों में आलमगीर जी जी बोलिए, एक एक शब्द बोलिए मैडम। उसमें बच्चे में हम तो आलमगीर तर्ज तालीम को आला आलमगीर आला के बाद का वर्ड सुनाई नहीं दे रहा मैडम। आलमगीर आला आलमगीर तर्ज सर स्टूडेंट्स में कौमी एकजुटता ठीक के है, ठीक। प्रोग्राम्स लेकर उसमें वो करेंगे। जी हेलो अच्छा सर जी जी बोलना चाह रहे कोई?
ठीक है, चलिए वही चीजें जो आपने बताए हैं उन चीजों को हम कंक्लूड करते हैं कि सबसे पहले जो चीज है कि वो सोशल होते हैं बच्चे, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम में बच्चे सोशली एक्टिव होते हैं। डेमोक्रेटिक क्लासरूम की वजह से बच्चे के अंदर इक्वालिटी के वैल्यूज पैदा होते हैं, ठीक है। आमतौर पर हर डेमोक्रेटिक वर्ड को हमको नेशन से नहीं जोड़ना है। डेमोक्रेटिक वर्ड जो है वो जमहूर से बना है, जमहूर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इक्वालिटी है, साथ ही साथ लीडरशिप है। सिर्फ जमहूर के अंदर सिर्फ ओबीडियंस ही नहीं आती, जमहूर के अंदर लीडरशिप भी आती है कि हर बच्चे को अपनी सलाहियतों के साथ क्लास को या अपनी स्किल को लीड करने का पूरा इख्तियार है, ठीक है। और क्या चीजें हो सकती है डेमोक्रेटिक क्लासरूम के अंदर? डिस्क्रिमिनेशन जो हमने कल देखे हैं उस चीज को मौका नहीं मिलता, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं मिलता है। अगर क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेशन है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक माहौल नहीं है। तो हर क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ तबकात के बच्चे, मुख्तलिफ रंग व नस्ल के बच्चे, मुख्तलिफ सोशली और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बच्चे हमारे पास आते हैं। तो अगर हम असातिज़ा, अगर हम टीचर्स ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपने क्लासरूम में जगह नहीं देंगे तो वो उनके लाइफ में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक के अंदर इतनी चीजें आते हैं, और भी चीजें आते हैं इंशाल्लाह। अगर आप गौर करें तो वो तमाम तर चीजें ऑप्शंस में भी आपको नजर आएगी सीडीपी के पेपर्स में, ठीक। और दूसरी चीज जो जॉन डेवी ने जिस चीज के ऊपर तवज्जो दिलाने की कोशिश की है वो है कि ए चाइल्ड्स हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर। जॉन डेवी कहते हैं कि बच्चे का हैंड और हेड और हैंड, हेड एंड हार्ट, सॉरी, ये जहां कहीं भी मिले कि वो कौन से साइकोलॉजिस्ट है, वो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टू टेक केयर हेड एंड हार्ट। वो कौन से माहिर नफ्सियात है जो दिल और हेड को क्या बोलेंगे? दिमाग ही बोलेंगे ना जी। जी, तो यहाँ पर जॉन डेवी कहते हैं कि चिल्ड्रन का हेड और हार्ट शुड बी टेक केयर। तो ये टर्मिनोलॉजीज जॉन डेवी से मंसूब है, इसलिए इन पॉइंट को भी आप याद रखिए। और इसी के पीरियड में एक बड़ा शिफ्ट आया इसी के पीरियड में एक बड़ा शिफ्ट आया। उस शिफ्ट को कहते हैं टीचर सेंटर से निकलकर एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर की तरफ बढ़ा, ठीक है। इन चीजों को आप जॉन डेवी के नुकात में याद रखें। और टीचर सेंटर क्या है और चाइल्ड सेंटर क्या है, वो तमाम चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं। आइए, ये जॉन डेवी के पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रोसो। ठीक है, रोसो के आपने नाम सुना होगा बहुत मर्तबा। इस सबक में, इस चैप्टर में रोसो के क्या पॉइंट्स हैं, उनके क्या व्यूज हैं चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के रोजो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें हमें याद रखने की जरूरत है, तो रोसो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है खासतौर पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। रोसो का प्रिंसिपल जो उसने एजुकेशन सिस्टम के अंदर दिया था, उसने अपनी नॉवेल ई माइल में लिखा कि रोसो के एक नॉवेल है ई माइल नाम की, 1762 इस ईस्वी सन में उसने एक अपनी नॉवेल ई माइल के अंदर अपने प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन को डिस्क्राइब किया, ठीक। इन चीजों को आप याद रखिए। ई माइल नॉवेल के अंदर रोसो ने प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन को डिस्क्राइब किया। साथ ही साथ ही अटैक द आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग इविल। चाइल्ड बीइंग इविल, इविल का मतलब क्या होता है सभी जानते हैं, बताए कोई? शैतान। इविल जी के शैतान। जी, तो आमतौर पर
बच्चों को टीचर्स के जरिए या फिर पेरेंट्स के जरिए उनकी शरारतों की बुनियाद पर, उनके क्रिएटिव हरकतों की बुनियाद पर एक लफ्ज से पुकारा जाता है जिसका नाम है इविल, कि क्या शैतान बच्चा है, कि ये बच्चा कैसा इविल है। तो रोसो ने ये जो वर्ड है चाइल्ड बीइंग इविल, उसके ऊपर बहुत सख्ती से उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, और पेडोलॉजी के बहुत सारे बुक में आपको इन अल्फाज का इस्तेमाल मिलेगा कि रोसो अटैक द आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग इविल। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस चीज को पसंद नहीं करता था कि कोई बच्चों को, कोई पेरेंट्स या टीचर उसको इविल कहें। फिर क्या कहें, फिर बच्चों के बारे में चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए रोसो क्या कहता है? रोसो कहता है कि चिल्ड्रंस आर नेचुरली गुड, बच्चे कुदरती तौर पर बहुत अच्छे होते हैं नेचुरली। और कैसे होते हैं? इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, हर बच्चा मासूम होता है, बदमाश नहीं होता। ओके, और साथ ही साथ प्योर होते हैं। प्योर, प्योर का मतलब होता है खालिस, सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, है ना। तो यहाँ पर भी जो बच्चे हमें सुन रहे हैं वो सब गुड है, इनोसेंट है, प्योर है नहीं है? बड़े बच्चे सब के सब इनोसेंट है। अल्लाह ताला सभी को कामयाब करे। तो ये रोसो की चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर के अंदर ये रोसो की बातें थी। साथ ही साथ रोसो कहता है कि थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डेवलपमेंट कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट शुड नॉट बी टॉट टू देम। अगर कोई ऐसी एबिलिटीज हैं जो आप सिखाना चाह रहे हैं लेकिन वो बच्चों की बियॉन्ड द एबिलिटी हैं, अगर बच्चों की सकत से बाहर है, बियॉन्ड द कैपेसिटी है, तो शुड नॉट बी टॉट, कि बच्चों को वो नहीं सिखाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी स्किल शुड बी अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस कैपेसिटी। उनकी जितनी सलाहियत है, जितनी उनका पोटेंशियल है, उतनी ही सलाहियतों को हमें सिखाने की जरूरत है। तो ये रोसो के पॉइंट थे चाइल्ड सेंटर के अंदर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल भी काफी मशहूर है, और एक जिस तरह हमने जॉन डेवी को फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा और उन्होंने एक स्कूल लैब बनाया शिकागो के अंदर, उसी तरह फ्रेडरिच फ्रोबेल के बारे में भी कुछ बातें मशहूर हैं जो आप सभी के जहन में होगी। कोई बता सकता है? किस लिए मशहूर है फ्रोबेल? किंडरगार्टन स्कूल की शुरुआत किए थे जी, ईडन गार्डन की और जी, मॉन्टेसरी का भी है। सही बोल जी। फ्रेडरिच फ्रोबेल, इन्होंने किंडरगार्टन स्कूल बनाया। ठीक है, कहाँ बनाया था? जर्मनी में। ठीक, जर्मनी जी जर्मनी में, सही जवाब। ए प्लेस फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लॉसम्स, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अ प्लेस फॉर। इन्हीं अल्फाज, यही अल्फाज का आपको पेपर में इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। अ प्लेस फॉर लिटिल वंस, a place for little ones to grow and blossoms। अब बताइए कि इसका मतलब क्या बता सकते हैं आम जुबान में? a place for little ones and blossoms, ग्रो का मतलब होता है नशोनुमा, ब्लॉसम का मतलब क्या होता है? कोई बताएं जी, बताइए। ब्लॉसम्स, इंग्लिश मीडियम भी टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, बता सकते हैं। सर खुशबू। ब्लॉसम्स, जी, बहार, खुशबू। हाँ, तो फ्रेडरिच फ्रोबेल ने किंडरगार्टन के इसलिए बनाया था ताकि वहां पे जो लिटिल वंस हैं, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वहां पर बच्चे नशोनुमा पा सके और उनके अंदर निखार आ सके, ब्लॉसम्स आ सके। साथ ही साथ he saw play as a means by which children externalize their inner nature, also the propounder of playway method।
इनको प्लेवे मेथड का भी फाउंडर कहा जाता है। उसने प्ले यानी कि खेल को ही एक अहम जरिया माना तदरीस के लिए, बच्चों के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों नेचर को प्रमोट करने के लिए। प्लेवे मेथड के लिए फ्रोबेल मशहूर हैं। साथ ही साथ किंडर गार्डन जो है उसके जो टीचर्स हैं, दे शुड टू बी फुली एजुकेटेड अबाउट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्टेजेस। फ्रोबेल कहते हैं कि किंडर गार्डन के जो टीचर्स हैं उनको चाइल्ड डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं वो सब उन स्टेजेस से पूरी मालूमात होनी चाहिए, उन स्टेजेस से टीचर पूरे के पूरे वेल नोन होने चाहिए। ठीक है, ये फ्रेडरिच फ्रोबेल के बारे में मालूमात थी जो चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर फ्रेडरिच फ्रोबेल के पॉइंट्स खत्म हुए। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट्स मिले हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं या फिर क्लासरूम में भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, वो भी मशहूर है जो मैं लिखने जा रहा हूं, बोलिए। मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी। पूरा नाम जी मारिया मोंटेसरी, पूरा नाम इनका मारिया मोंटेसरी है। इसको टीटी के अंदर भी हमने उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, सीटेट में भी डिटेल में हमने देखे थे टीटी क्लासेस के अंदर, जिनका नाम था मारिया मोंटेसरी। जो पेशे से क्या थे कोई बताएं? फिजिशियन थे। ठीक है, पेशे से वो फिजिशियन थी, डॉक्टर थी। एन एजुकेटर एंड ह्यूमैनिटेरियन नोन फॉर हर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। वो अपनी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के लिए सारी दुनिया में मशहूर हुई। और शी बिलीव दैट नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय द अनदर पर्सन। नो ह्यूमन इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन। उसका बिलीव था मारिया मोंटेसरी का कि कोई भी ह्यूमन बीइंग को दूसरा पर्सन एजुकेट नहीं कर सकता। तो फिर कैसा? ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ और इट विल नेवर बी डन। अगर किसी को एजुकेट होना है, अपने आप को तालीम याफ्ता बनाना है, अपने आप को काबिल बनाना है, तो वो कहती है कि ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ। उसको खुद को अपने आप को लर्निंग के लिए पेश करना चाहिए। अगर वो अपने आप को लर्निंग के लिए पेश नहीं करेगा तो वो कभी नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ मारिया मोंटेसरी फेल्ट देयरफॉर दैट द गोल ऑफ द अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन इज टू बी कल्टिवेट इट्स ओन नेचुरल डिजायर टू अर्न। वो कहती है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एम क्या है? कहती है टू कल्टिवेट हिज ओन नेचुरल डिजायर। बच्चों की नेचुरल डिजायर को कल्टीवेट करना, किसके लिए? टू लर्न। ठीक है, इक्तिसाब के लिए बच्चे की फितरी सलाहियतों को, फितरी जिबलतों को कल्टीवेट करना, उन्हें नशोनुमा देना, उन्हें परवान चढ़ाना, ताकि उनका इक्तिसाब मजबूत हो, ताकि उनका लर्निंग मजबूत हो और वो लर्निंग के लिए तैयार हो सके। ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में मारिया मोंटेसरी कहती है। साथ ही साथ मारिया मोंटेसरी emphasized that the hand is the chief teacher of the child। ये प्रिंसिपल है मारिया मोंटेसरी का, the hand is chief teacher of the child। ठीक है, कि बच्चे के जो हाथ हैं वही दरअसल में बच्चे के अहम असातिज़ा हैं या अहम टीचर हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को एक्सपीरियंस के जरिए, टच के जरिए, प्ले के जरिए, अपने हाथों से, फीलिंग के जरिए एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने मोंटेसरी स्कूल की इब्तिदा की। मोंटेसरी स्कूल आप देख सकते हैं गूगल पर जाकर के, मारिया मोंटेसरी ने किस किस्म के स्कूल बनाए, वहां पर मेथोडोलॉजी क्या थी टीचिंग की, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, तो जरा आप देख लीजिए उसको। ठीक है, तो इंशाल्लाह तमाम तर चीजें आपके सामने आ जाएगी। और क्या कहती है मारिया मोंटेसरी ने? यंग माइंड को एक स्पंज कहा। यंग माइंड एक स्पंज है जो एनवायरनमेंट से नॉलेज को एब्जॉर्ब करती है।
children's mind are sponge which absorb knowledge from environment। ठीक है, ये सब चीजें रियल लाइफ को एजुकेशन से जोड़ने की तरफ वकालत करती है। ये हमारे मॉन्टेसरी के पॉइंट थे। ठीक है, तो 4 माहिर नफ्सियात जो प्रोग्रेसिव जी स्पंज मीन्स स्पंज आपका जो पानी सक करता है, स्पंज, समझे सर? जी सर, ओके जी, बच्चे का यंग माइंड कैसा है? स्पंज की तरह है, जो अपने सराउंडिंग में अपने टच के जरिए, फील के जरिए, प्ले के जरिए, अपने हैंड के जरिए नॉलेज को एब्जॉर्ब करता है। ये मारिया मॉन्टेसरी का कहना है। इसीलिए मारिया मॉन्टेसरी ने एक स्पेशल मेथोडोलॉजी बनाई एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए। आप उनको जरूर देखिए। मारिया मॉन्टेसरी के कंसेप्ट के ऊपर आज भी बहुत सारे स्कूल काम कर रहे हैं। तो एक वीडियो देखने पर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों माहिर नफ्सियात की चीजें हमने देखी हैं। लास्ट एक टॉपिक है बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। हेडिंग बनाइए, बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो पहले हम बाइपोलर को देखेंगे। बाइपोलर एजुकेशन क्या है? चैप्टर के नाम के अंदर ही बाइपोलर का मतलब छुपा हुआ है। दो चीजें हैं, एक है टीचर और दूसरा है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जिसमें स्टूडेंट और टीचर है, द सिस्टम इज कॉल्ड एज बाइपोलर एजुकेशन। ठीक है, द बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में डिटेल अभी हम देखेंगे। एडम एक साइकोलॉजिस्ट है, वो अपनी किताब सर आपकी आवाज कट रही है। जी, एडम साइकोलॉजिस्ट हैं। वो अपनी किताब इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन में लिखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, ये उनका किताब का नाम है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन में वो लिखते हैं, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट्स अपॉन अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अनदर। कि एक पर्सनैलिटी दूसरे पर्सनैलिटी के ऊपर एक्शन करती है, एक्ट करती है, किस लिए? टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अदर। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कौन सी पर्सनैलिटी किस पर्सनैलिटी के ऊपर एक्ट कर रही है और कौन मॉडिफाई हो रहा है। तो टीचर की पर्सनैलिटी स्टूडेंट के ऊपर एक्ट कर रही है तो डेवलप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये पूरा जो कंसेप्ट है बाइपोलर एजुकेशन का, वो एडम्स ने अपनी बुक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन के अंदर डिस्क्राइब किया है। ठीक है, समझ में आया बाइपोलर एजुकेशन प्रोसेस? यस सर। जी सर। सभी हैं लोग जुड़े हुए? जी सर। जी सर। जी, चलिए नेक्स्ट है ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या है? अब यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट शामिल होंगे? 3 ऑब्जेक्टिव शामिल हैं ट्राइपोलर एजुकेशन के अंदर। नंबर 1 है टीचर, नंबर 2 है स्टूडेंट और नंबर 3 है करिकुलम। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनता है टीचिंग प्रोसेस। और इसी को हम कहते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन।
पहले वाला जो था बायपोलर एजुकेशन वो पुराने जमाने में था, एंशियंट के अंदर था, जहां पर गुरु और शिष्य इन दोनों का रिलेशन था, जिसमें टीचर ही गुरु के लिए स्टूडेंट के लिए सब कुछ था और स्टूडेंट टीचर के पास पूरा सरेंडर हो जाता था और जो कुछ भी एजुकेशन है वो पूरा के पूरा टीचर के जरिए स्टूडेंट को दिया जाता था। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और अब यहाँ पर नए नए जमाने के अंदर आपको एक पर्टिकुलर निसाब दिया गया है, पर्टिकुलर करिकुलम दिया है, सिलेबस दिया हुआ है, एजुकेशन पॉलिसी बनती है और इन सब से मिलकर ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बनता है, जिसमें टीचर है, स्टूडेंट है और करिकुलम है। ठीक है, बायपोलर और ट्राइपोलर समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। जी, यस सर। किसी को कुछ पूछना है? जी, तीनों किसी को मिलकर कुछ बना है पूछना सर, है? टीचर हाँ, स्टूडेंट और करिकुलम टीचर, मिलकर बना है। स्टूडेंट और करिकुलम इन तीनों से मिलकर ओके। बनता है ट्राइपोलर एजुकेशन प्रोसेस। ट्राइपोलर। इसमें इसे किसी ने तुम्हारे नक्शे में नहीं दिया जी जिसने नहीं, ये तो बायपोलर को मॉडर्न है एडम्स। सर, पहला नहीं नहीं, ये ओके। ये तो इसके बारे में हमने बताए थे, किसी को याद है क्या? जी सर, वो जॉन डेवी का था ना ये ट्राइपोलर। ये हमने बताए थे और आप जो बता रहे हैं फिरदौस फारूकी सही बता रहे हैं। ट्राइपोलर प्रोसेस इज गिवन बाय जॉन डेवी। ओके सर, वही पूछना। ठीक है, ओके ये सर। ऑफलाइन क्लास में हमने बताया था अतर सर। अच्छा अच्छा। जी, जॉन डेवी ने ट्राइपोलर, इसीलिए आपने जॉन डेवी के बारे में हमने जब पढ़े थे तो एक लास्ट पॉइंट हमने लिखाए थे, अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू द चाइल्ड सेंटर अप्रोच, लिखाए थे पॉइंट अभी यस यस। जॉन डेवी के पैराग्राफ जी में। लिखे सर। जी, तो ये जॉन डेवी का ही देन है कि उन्होंने टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर की तरफ एजुकेशन सिस्टम को टर्न किया या अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने नजरिया से सारी दुनिया को मुतारुफ करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है Yes, आखिरी sir. कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। एजुकेशन के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। इस पर क्वेश्चंस, जी, इसके ऊपर क्वेश्चन सर। इसके ऊपर क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइपोलर एजुकेशन प्रोसेस, जेल में से कौन सा ट्राइपोलर एजुकेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है? तो उसमें टीचर आएगा, करिकुलम आएगा, स्टूडेंट आएगा और कोई और 4 चीज आएंगी, तो कौन सा नहीं है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर 3 अलग दे देगा और 3 में से एक ट्राइपोलर प्रोसेस का एक हिस्सा बताएगा, या फिर बायपोलर प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर सवाल आ सकते हैं, ट्राइपोलर कैरेक्टर जो प्रोसेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है सर, कंसेप्ट समझ में आ गया? तो आप सवाल, जब हम सवालात करेंगे तो आपको इंशाल्लाह प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस देखिए तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप हर सवाल का जवाब देख सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा प्रोसेस बेस्ट है आपकी नजर में एज ए टीचर, बायपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बेहतर है या ट्राइपोलर? तो कौन सा बेहतर रहता सर? यस सर, ट्राइपोलर। सेकंड वाला जी सर, ट्राइपोलर। जी। यस सर। नेक्स्ट है एजुकेशन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो उसमें 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है इनफॉर्मल, इसमें ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत टिक हो जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और थर्ड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अब इन तीनों को एक एक से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है और नॉन। सबसे पहले इनफॉर्मल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इनफॉर्मल एजुकेशन वो है जो रस्मी तालीम कहलाती है और जो हम अपने फैमिली के ज़रिए लेते हैं,
इसमें लिख लीजिए खास तौर पे। वो पूछता है सवाल कि कौन सी, कोई एक सोर्स देता है और वो सोर्स कौन सा एजुकेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या नॉन फॉर्मल है। तो उसको एक एक से देखने पर ही हमको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल है या कौन से सोर्सेस हैं जो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर समझे जाते हैं। सबसे पहले आता है फैमिली। फैमिली के जरिए, माँ बाप के जरिए जो चीज़ें हम सीखते हैं, दैट एजुकेशन इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। सेकेंड है प्रेस। प्रेस के अंदर दोनों प्रेस आ गए, मीडिया भी आ गया और प्रिंट मीडिया भी आ गया। रेडियो, इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। सिनेमा है, चर्च है। जब चर्च आ रहा है तो जाहिर सी बात है मस्जिद भी आ गया, मंदिर भी आ गया। ठीक है। सिनेमा, यस सर। प्लेग्राउंड है, खेल के मैदान है, लाइब्रेरी है। ये तमाम तर चीज़ें क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन के सोर्सेस हैं। ठीक है। यस सर। शुरुआत में मैंने रस्मी तालीम कहा, लेकिन इनफॉर्मल का मतलब होता है गैर रस्मी। ठीक है। जो बेज़ाब्तगी से एजुकेशन का, नॉलेज का सोर्स बनती है, जहाँ पर बाज़ाब्ता हम एडमिशन नहीं लेते, बाज़ाब्ता तालीम हासिल नहीं करते, बल्कि खेल कूद के ज़रिए, जाने आने के ज़रिए, किसी के प्यार मोहब्बत के ज़रिए हम उन इक़दार को, उन वैल्यूज़ को हासिल करते हैं। दैट ऑल सोर्सेस आर कॉल्ड एज इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। समझ में आया सभी को इनफॉर्मल एजुकेशन? यस यस सर। जी। नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल का मतलब होता है रस्मी, जहाँ पर आप बाज़ाब्ता दाखिला लेते हैं, बाज़ाब्ता आप सीखने की नीयत से जाते हैं। दैट ऑल सोर्सेस आर कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। उसमें स्कूल आ गया, यस कॉलेज आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया। ठीक है। यूनिवर्सिटी, यस समझ रहे हैं आप? सर। अंतर सर? यस सर। जी। तो रस्मी स्कूल के अंदर वो तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। बाज़ाब्ता अपने नाम के साथ पैसे देकर या मुफ्त में बाज़ाब्ता हम रस्मी तौर पर इल्म हासिल करते हैं। दैट ऑल सोर्सेस ऑफ एजुकेशन आर कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। यस नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। अब देखिए, दो चीजें आपने ऊपर जो पढ़ी हैं, जिसमें आपने दो चीजों का वाज़ेह समझ में आया होगा आपके कि इसमें रस्मी तालीम है और गैर रस्मी तालीम है। अब ये नॉन फॉर्मल क्या है, फिर बताएगा? बच्चा माहौल से सीखता है शायद, आई थिंक। सर भाई बताइए। स्कूल कॉलेज के देखिए, अलावा आप वो जो बोलेंगे तो सीखता है। इंशाल्लाह सर सुनिए ना। हेलो हेलो। जी बोलिए रवीना। जो स्कूल के अलावा जो सीखता है बाहर माहौल से, तो वो नॉन फॉर्मल में आएगा ना? सीख रहे हैं स्कूल के अलावा, आप प्लेग्राउंड से सीख रहे हैं, जैसा घर तो वो तमाम खानदान। तरह की चीजें आ गई। जी समाज में रहकर वो जो चीजें ऑब्जर्व करेगा, ओपन नहीं। यूनिवर्सिटी। जी जी, एक पॉइंट आया है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज,
सर्टिफिकेट कोर्सेज, समझे आप? जी सर। समझे? इनफॉर्मल यानी आप समझ लीजिए कि गैर रस्मी। गैर रस्मी यानी जो हम अपने फैमिली से, फ्रेंड से और प्ले ग्राउंड से गैर महसूस तरीके से सीख रहे हैं, वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल यानी बाज़ाब्ता, और नॉन फॉर्मल यानी कि आप डिस्टेंस में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप में से भी होंगे बहुत सारे को जो लोग डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, सर इन सर्विस में होने की वजह से वो फॉर्मल यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर की एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं, ठीक है? या फिर कहीं पर जॉब में होने की वजह से वेकेशनल कोर्सेज करते हैं, करस्पॉन्डेंस से करते हैं, ठीक है? सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, ठीक है? दैट ऑल एजुकेशन विल कम्स अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, ठीक है? जिसके अंदर इग्नू है, मानू है, यशवंतराव चौहान है, ये यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर डिस्टेंस एजुकेशन या करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के लिए मशहूर है। समझ में आया? यस सर, जैसे MSCIT वगैरह अदर कोर्सेज भी। जी जी, वेकेशन कोर्सेज जितने भी आ जाएंगे, समर क्लासेस हैं, ये विंटर क्लासेस हैं, वो तमाम तर चीजें इंशाल्लाह जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगी, नॉन फॉर्मल के अंदर। ओके सर। जी, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको ओरली, आप उसको गौर से सुनिए और उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ओके सर। या फिर अगर आप ग्रास्पिंग पावर अपनी आजमाना चाहते हैं तो सवाल को लिखिए, आसान सा है। इसी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? लिख रहे हैं आप? यस सर। जी सर, एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। देखिए, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर is a basis for the child centered एजुकेशन? ठीक है, अब पूरा सवाल आपकी नोटबुक में आ गया, उसके ऑप्शन में बताऊंगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए बेसिस फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? लिखिए अभी सभी ने। यस सर। जी, तो ऑप्शन एक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेकेंड ऑप्शन है चाइल्ड राइट्स, बच्चों के हुकूक। थर्ड ऑप्शन है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, यानी शॉर्ट में RTE 2009। ऑप्शन फोर्थ है ऑल चिल्ड्रंस आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, all children are equal in all respect। ठीक, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, लिख लिए सभी चारों भी ऑप्शन? जी सर। सर जी, पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरा है चाइल्ड राइट्स, बच्चों के हकूक, तीसरा है RTE 2009 और चौथा है कि हर बच्चा इक्वल है विद ऑल रिस्पेक्ट्स। सर फोर्थ सवाल आंसर होगा। समझिए। और जी, सवाल क्या है पहले उस पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द बेसिस, बुनियाद है किस चीज के लिए? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के लिए। जी बोलिए।
सर फर्स्ट सर फोर्थ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर जब हमने हर शुरू बच्चे किए थे मतलब चैप्टर। उसमें हर बच्चे जी इक्वल बोलिए मैडम। है, उसमें हर बच्चे जी इक्वल है ना सर? चाइल्ड एजुकेशन में सबको बराबरी का मान्यता देना है, उसमें डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। जी, और कोई कहना चाहते हैं? कोई जवाब बताना चाहते हैं तो बताएं। सर ऑप्शन 4 ही राइट है। ऑप्शन 4 राइट है। और फिरदौस मैडम? अतर सर क्या सोच रहे हैं आप? जी सर, फोर्थ वाला, ऑल चाइल्ड इक्वल विथ। ऑल चाइल्ड्स आर इक्वल राइट्स। और कोई हैं? देखिए अंदाजा लगाइए, सही भी हो या गलत भी हो तो कोई मसला नहीं है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के क्या बुनियादी बेसिस हैं सीडीपी के अंदर? ऑप्शन है कि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है। ऑप्शन 2 है कि हर बच्चे को चाइल्ड राइट्स हैं। ऑप्शन 3 है कि आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को बुनियादी हकूक हासिल करने का हक हासिल है। और चौथा है कि ऑल चाइल्ड्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो शुरुआत में जब हमने चैप्टर शुरू किए तो वहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की और चाइल्ड सेंटर्ड की। उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे डेमोक्रेटिक क्लासरूम, डिस्कस किए थे। यस सर। जी सर। जी सर। उसके अंदर जी, उसके अंदर हमने यहाँ पर आप बता दीजिए, मैंने आपको क्लू दे दिया कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम हमने डिस्कस किए थे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर। तो अब वो सर डेमोक्रेटिक इसमें क्लासरूम आपने इन बताया 4 था ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस जी वेरी कि गुड। सबको। जी जी, सही जवाब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जी, तो यहाँ पर जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, कि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चे के अंदर अलग चॉइस है, हर बच्चे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो सकती है, हर बच्चे के अंदर हर सब्जेक्ट को लेकर अलग चॉइस हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन टिका हुआ है। ठीक है, इसीलिए बच्चों को मरकजियत दी गई है कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, बच्चों को उनके चॉइस के मुताबिक। टीचर सेंटर में क्या था? टीचर की चॉइस थी। चाइल्ड सेंटर के अंदर क्या होगा? चिल्ड्रन की चॉइस होगी, चिल्ड्रन के चीजें चिल्ड्रन होंगी, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल, पहला जो ऑप्शन है वो सही आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबक के मुताबिक ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यस। यस सर। तो इसी तरह इंशाल्लाह लाइव क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह हम कंसेप्ट को समझेंगे और सीडीपी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, मैं जितने भी वीडियोस अभी तक बनाया हूँ, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ईयर्स के अंदर पूछा गया नहीं है। जितने भी वीडियोस हम बनाए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं और इम्पोर्टेंट है, रिपीटेडली पूछे हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को देखते जाएं और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर को भी देखें। अगर आपके पास बुक्स हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, बुक भी देख रहे हैं, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन है आपके पास, तो ज़रूर देखिए। तो इंशाल्लाह आज की क्लास इन इन टॉपिक्स के ऊपर हम कंक्लूड करेंगे। किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो बता सकते हैं। सर जो आप तो चीज़ें संडे को टेस्टमेंट के अनाउंस, देंगे? संडे को सर ऑफलाइन टेस्ट होगा परभनी में। हाँ तो सर ऑनलाइन भी लीजिए सर आप, वो वहाँ पर करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट लेना, देखिए उसके लिए एक्चुअल में फ्री टाइम की ज़रूरत है और उसको कंडक्ट करने के लिए भी वक्त लगता है। नहीं सर, अब बस ठीक आप है, हम लोग को जो है पेपर जो है वो भेज देना, हम लोग आंसर हमारे कॉपी में उतार देंगे और आप बाद में जब आप वहाँ आंसर शीट देंगे हमको भी यहाँ पर दे देना। ठीक है, उस सूरत में हो सकता है इंशाल्लाह। तो आपको भी, जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सभी को पेपर्स मिल जाएंगे, फिर आंसर की से आप अपने पेपर्स चेक कर लेना। ठीक है, जी सर। ठीक। तो कल भी जो जो लोग ऑनलाइन क्लास में हाजिर नहीं हो सके, तो यूट्यूब पर हमने कल के जो 1 घंटे का जो सेशन रहा उसकी वीडियोस भी हमने यूट्यूब पर डाली हैं। तो दीगर आपके जो एसोसिएट्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक भी उस वीडियो को शेयर कीजिए
और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कल मिलेंगे। और जिसकी किसी को भी कोई ग्रीवेंसेस है या कुछ पूछना हो कहना हो तो व्हाट्सएप पर कह सकते हैं। ठीक है, ओके सर, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।